स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज़ है इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स कहाँ यूज़फुल है, तो एक तो जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान के अंदर मई में एक्सपेक्टेड है और डिफरेंट स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते रहते हैं। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज भी आती हैं। और साथ ही में जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और हर 6 महीने में पेपर देते हैं, उनके लिए भी यूज़फुल है। तो इनकम टैक्स में इस सीरीज़ में हम 20 सैम्पल पेपर्स करेंगे। हर सैम्पल पेपर में 25 क्वेश्चन होंगे, तो करीबन 500 क्वेश्चन अपन अटैम्प्ट करेंगे। सो इन क्वेश्चनों को करने से आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। बाकी तो कितने ही क्वेश्चन करो, इनकम टैक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन पाते हैं। कुछ आइडिया मैं आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गैर सट्टा व्यापार, अ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, जो गत वर्ष 2021-22 में बंद कर दिया गया, इसकी आगे लाई गई हानि की पूर्ति कैसे की जा सकती है? बिजनेस आप करते हैं वो स्पेकुलेटिव बिजनेस हो सकता है या नॉन स्पेकुलेटिव यानी ऑर्डिनरी बिजनेस हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है एक ऑर्डिनरी बिजनेस का। अगर आपको ऑर्डिनरी बिजनेस में लॉस हुआ है तो आप कोशिश करो उसी साल आप सेट ऑफ कर दो। सेट ऑफ नहीं हो पाता तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे इनको 21-22 में नुकसान हुआ था, मान लो कपड़े की या इनकी दुकान थी, इनको नुकसान हुआ, इन्होंने दुकान को बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगले 8 साल तक आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो, यानी बाद में किसी भी बिजनेस से अगर आप इनकम कमाओ तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो। याद रखिएगा, अगर आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है तो आप उसे, और उसका नुकसान है, तो आप उसे स्पेकुलेटिव बिजनेस से, स्पेकुलेशन बिजनेस से भी सेट ऑफ कर सकते हो या नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से भी सेट ऑफ कर सकते हो। तो आप याद रखिएगा, अगर आपका एक गैर सट्टे वाला व्यापार था, उसमें अगर आपका नुकसान हुआ था, तो आप उसे गैर सट्टा व्यापार से भी सेट ऑफ कर सकते हैं और सट्टे के व्यापार से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इसे ए या बी से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है? यानी ये पूछता है कि आपकी कौन सी इनकम ऐसी है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाती। तो आपको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिलता है, तो ये आपकी अदर सोर्स की इनकम है। आपको जो प्राइज़ मिलते हैं क्रॉस वर्ड पजल से, जो आपको कैजुअल इनकम होती है, वो इनकम भी अदर सोर्स की है। आपने जो बिजनेस की गुडविल को बेचा, उसका जो प्रॉफिट हुआ, ये आपका कैपिटल गेन में जाएगा। अगर आपने बिजनेस की एसेट्स, बिजनेस की गुडविल को बेचा, तो बिजनेस की गुडविल को कैपिटल एसेट्स माना जाता है। उससे जो गेन होगा वो कैपिटल गेन होगा। तो ये वाली इनकम कैपिटल गेन की है। और चौथी इनकम है बैंक से जो ब्याज मिला, वो भी आपका अदर सोर्स में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों तो आपके अदर सोर्स की इनकम है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि बिजनेस की गुडविल बेचने से जो लाभ होगा वो पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी कहते हैं, वहाँ जाए, वहाँ नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन हेड में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयकर अधिनियम के अंतर्गत हास किस मूल्य पर लगाया जाता है? क्रय मूल्य पे, बाजार मूल्य पे, अपलिखित मूल्य पे या अंकित मूल्य पे? इंग्लिश में देखें, इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? परचेज प्राइस, मार्केट प्राइस, डब्ल्यूडीवी? तो ये लगता है डब्ल्यूडीवी पे। अगर मान लीजिए कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी 1 लाख की है और पहले साल में हमने उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाया, तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 90,000 पे लगेगा। तो इनकम टैक्स में, अकाउंट्स में भले ही, अकाउंट्स भी आप पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो वहाँ डेप्रिसिएशन भले स्ट्रेट लाइन मेथड से भी लग सकता हो, डब्ल्यूडीवी मेथड से भी लग सकता हो। कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर दोनों आ जाएं तो, लेकिन इनकम टैक्स में जो होता है, इनकम टैक्स में 99% केसेस में जो मूल्यह्रास लगता है वो डब्ल्यूडीवी यानी अपलिखित मूल्य पे लगता है। एक जो पावर सप्लाई कंपनी होती है या पावर जनरेशन कंपनीज होती हैं, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मेथड का ऑप्शन उनको मिलता है, बट इन जनरल इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन जो होता है वो डब्ल्यूडीवी पे लगाया जाता है। आपको ये साइड साइड में जो पोस्टर्स दिख रहे हैं, ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जो हम बनाते रहते हैं। हमारे पास सब तरह के क्वेश्चन बैंक हैं, ऑडिट के, स्टैटिस्टिक के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, यानी जिसके आप बोलोगे उसके। तो आपको कोई भी नीड हो तो आप हमें कह सकते हैं,
हम आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा देंगे। और सिंपल मतलब ये है कि जितनी मेरा सिंपल एक फंडा ये है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। पहले हार्डवर्क कीजिए और उसके बाद धमाधम प्रैक्टिस करते जाइए। पहले नोट्स वगैरह समझ लीजिए, क्लासेस वगैरह ले लीजिए और उसके बाद जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। जितने एग्ज़ाम्स लगाने हैं लगाइए, जितने क्वेश्चन बैंक करने हैं कीजिए। यही एक तरीका है। एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती तो उसे प्राप्त एकमुश्त पेंशन का कितना भाग कर योग्य होगा। तो देखिए ये सैलरी वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और वहाँ पे कुछ कार्मिकों को तो रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी मिलती है। अगर जिन्हें ग्रेच्युटी मिलती है तो उनकी पेंशन का नियम ये है कि 1/3 भाग एग्जेम्प्ट होगा, या यूँ कह लें कि 2/3 भाग टैक्सेबल होगा। ठीक है। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो फिर नियम है कि आधा भाग एग्जेम्प्ट होगा, आधा भाग टैक्सेबल होगा। इतना आप समझते हैं, टैक्सेबल मतलब टैक्स लगेगा, एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स से मुक्ति मिलना। तो क्वेश्चन ये था कि अगर एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो अपन इस वाले केस में आ गए। अगर किसी कार्मिक को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो आधा भाग एग्जेम्प्ट है, आधा भाग टैक्सेबल है। इसने पूछा था कितना भाग टैक्सेबल होगा, तो आधा भाग टैक्सेबल होगा। बाय द वे अपन ये ऑप्शन देख लेते हैं। कुल पेंशन का 1/3 भाग, 2/3 भाग, 1/4 भाग या कुल पेंशन का आधा भाग। तो मैंने जैसे कहा कि कुल पेंशन का आधा भाग। पर एग्जाम में देख लेना कि कर मुक्त बोला है या कर योग्य बोला है। अभी तो इसमें आधा आधा है, लेकिन इस केस में 1/3 और 2/3 होता। तो आपको संभाल के लैंग्वेज पढ़नी है। कई बार आता हुआ क्वेश्चन भी केवल हमारी सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाता है, तो ऐसा ना हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा है। वार्षिक मूल्य का 1/5 भाग, वार्षिक मूल्य का 1/4 भाग, वार्षिक मूल्य का 30% या प्राप्त किराए का 30% भाग। ओके, अगर आपकी तैयारी है तो आप खुद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये कह रहा है कि एक तो इंटरेस्ट की डिडक्शन तो मिलती है, उसके अलावा बाकी जो डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी में। अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो हम जो किराया कमाते हैं, ठीक है, सोचो आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपने किराए पे दी तो आपने किराया कमाया, आपका खर्चा भी तो हुआ होगा, जैसे इंश्योरेंस और रिपेयर वगैरह, वो खर्चा भी तो हुआ होगा। तो आपको पता है कि इंश्योरेंस, रिपेयर, इन सब की जगह वहाँ पे सीधा 30% का रूल होता है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। अब कई बार बच्चे को याद रहता है कि उसे 30% कटौती मिलेगी, लेकिन वो ढंग से याद नहीं करके जाता, उसे लगता है 30% मिलेगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, प्राप्त किराए का 30% या वार्षिक मूल्य का 30%। तो आपको याद होना चाहिए वार्षिक मूल्य का 30%। जब आप हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले स्टेप पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है, उसके बाद स्टेप पे नेट एनुअल वैल्यू आती है, जिसको एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं, और उसके बाद आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24A में। इसके अलावा इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलता है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में ये नियम होता है कि आपका इंश्योरेंस पे कितना पैसा लग रहा है, रिपेयरिंग पे कितना पैसा लग रहा है, या उस प्रॉपर्टी पे कितना चार्ज है, उन सब का, या कोई चौकीदार है तो उसकी तनख्वाह कितनी है, उन सब की आपको कोई कटौती नहीं मिलती। उस सब की जगह आपको एक ही डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड या स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एंड दैट इज 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, चलिए। आयकर की दरें डैश डैश के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आप सोचिए, इनकम टैक्स में ये रेट्स होती हैं कि 5% टैक्स लगेगा, कि 10% लगेगा, 20%, 30%, सरचार्ज कितना होगा, ये सब कौन तय करता है? ये आयकर अधिनियम से तय होता है, वित्त अधिनियम से तय होता है, अध्यादेश से तय होता है, या सीबीडीटी की अधिसूचना द्वारा तय होता है। तो आपको पता होना चाहिए हर साल वित्त बिल, फाइनेंस बिल संसद में लाया जाता है और बिल पारित होने के बाद वो अधिनियम बन जाता है। तो वित्त अधिनियम द्वारा रेट्स डिसाइड की जाती हैं, द फाइनेंस एक्ट के द्वारा रेट्स डिसाइड की जाती हैं। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब मार्च 2024 आ चुका है और फाइनेंस बिल 2024 रखा जा चुका है फरवरी में ही, और लोकसभा से पास हो चुका है, राष्ट्रपति द्वारा जो स्वीकृति मिलनी है वो भी मिल चुका है। तो जो फाइनेंस बिल 2024 होगा, ये भी मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, फाइनेंस बिल जो 2024 होगा वो प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए होता है, ठीक है, और असेसमेंट ईयर उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा 25-26, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक फाइनेंस बिल के बारे में बताया। और मैं आपको बता दूं, जब मैं मार्च 24 में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी 23-24 चल रहा है, प्रीवियस ईयर 23-24 चल रहा है,
और प्रीवियस ईयर 23-24 चल रहा है, इसका मतलब मैं असेसमेंट ईयर 24-25 के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए है, ठीक है। पर मोस्टली नियम वही होते हैं, जब तक कहीं वर्ष विशेष का उल्लेख ना हो तो आप मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके सारे वित्तीय वर्षों में काम आएंगे। चेंज होगा तो मैं हर साल वीडियोस चेंज कर दूंगा जहाँ जहाँ चेंजेस होंगे। खैर, धारा 44 AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री डैश डैश से अधिक है। आपको पता है कि एक होती है टैक्स ऑडिट। अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो आपको सीए से टैक्स ऑडिट करवानी होगी। तो वो लिमिट कितनी है? 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख या 1 करोड़, 10 करोड़। तो आप इसको 1 करोड़ और 10 करोड़ दोनों याद कीजिएगा। आप कहेंगे सर दोनों कैसे हो सकता है? देखिए, जनरली नियम है 1 करोड़ का, कि अगर किसी का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा होगा, तो उसे अपनी टैक्स ऑडिट सीए से करवानी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ गया। तो अगर कोई व्यक्ति का जो टर्नओवर है 95% या 95% से ज़्यादा, अगर उसका टर्नओवर ऑनलाइन है, यानी यूँ कह लो कि अगर उसका टर्नओवर केवल 5% तक ही कैश फॉर्म में है, यानी अगर मान लो वो 100 रुपये का धंधा करता है, सिंपल बात समझिए, अगर वो 100 रुपये का धंधा करता है, 5 रुपये वो कैश में लेता है और 95 रुपये वो ऑनलाइन या बैंकिंग चैनल के थ्रू लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ है। यानी अगर मैं इस आदमी की बात करूं, मान लो ये आदमी 8 करोड़ का टर्नओवर करता है। पहली नज़र में आपको क्या लगेगा कि 8 करोड़ का टर्नओवर है तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। पर मैं कहूँ कि इसका 95% ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से होते हैं, तो फिर इसे ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो थ्रेश होल्ड लिमिट है वो 10 करोड़ की है, ठीक है। तो जनरली जो व्यापारी 5% से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए 1 करोड़ की लिमिट है। उनको 1 करोड़ का टर्नओवर होते ही सीए से अपनी टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी सेक्शन 44AB में, ठीक है। लेकिन जो लोग मोस्टली मतलब 95% या उससे ज़्यादा 95% या उससे ज़्यादा ऑनलाइन या बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको 10 करोड़ रुपए तक अपनी टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैंने 1 करोड़ और 10 करोड़ दोनों ऑप्शन दिया है, दोनों के लिए तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, असाधारण निवासी कौन हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करता है ना कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से तय होता है। तो एक होता है रेजिडेंट, एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन रेजिडेंट, ठीक है। ये 3 वैरायटी होती है, लेकिन 3 वैरायटी किस में होती है? एक तो जो इंडिविजुअल होता है उसमें, और एक जो HUF होता है उसमें। इन दोनों में 3 वैरायटियाँ होती हैं। बाकी सब में SAC जिसका असेसमेंट होता है, या तो वो रेजिडेंट होता है या वो नॉन रेजिडेंट होता है, यानी बाकी सब में 2 ही वैरायटी होती है। लेकिन इंडिविजुअल और HUF के अंदर एक तीसरी वैरायटी भी होती है जिसको बोलते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, असाधारण निवासी। तो ये जो असाधारण निवासी है, पार्टनरशिप फॉर्म में 2 वैरायटी है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। कंपनी में 2 वैरायटी है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। व्यक्तियों का संघ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में 2 वैरायटी है, रेजिडेंट नॉट रेजिडेंट। लेकिन इसमें 3 वैरायटी हैं और इसमें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का प्रावधान भी होता है। तो क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको आ रहे हैं या नहीं करने आ रहे हैं। मैं चैप्टर वाइज भी MCQ बना सकता था, लेकिन वो कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको मैं कराता तो शायद आप बोर हो जाते। यहाँ से घुमड़ घुमड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी आ गया है, जो भी आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन आ गए। तो इसमें आपका बार बार दिमाग चलेगा, आपको अपने दिमाग को यही आदत देनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घुमड़ घुमड़ के कहीं कहीं से भी आ जाते हैं। तो आपको अपने दिमाग को वही एक्सरसाइज करानी है। निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? कोलकाता में कृषि से आय, सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज, वेतन से आय या पूंजीगत लाभ। क्वेश्चन कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन। अगर एक आम आदमी मेरा वीडियो देख रहा है जिसका इनकम टैक्स से वास्ता नहीं है, तो सरल सा क्वेश्चन ये है कि इसमें से किस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा?
तो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से ब्याज कमाएंगे तो टैक्स लगेगा। जिस आय पर टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। अगर आप सैलरी से कमाएंगे यानी वेतन कमाएंगे तो आपकी आय पे टैक्स लगेगा, तो टैक्सेबल है। अब ये बात अलग है कि आपकी इनकम अगर 2.5 लाख तक हो, कुछ मामलों में आपकी इनकम 5 लाख तक हो, नए टैक्स सिस्टम को देखें तो आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक हो तो भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन जनरली जो वेतन, मूल बात क्या है कि वेतन से जो पैसा कमाते हैं वो टैक्सेबल नेचर का होता है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। इसी तरह कैपिटल गेन, आप कोई प्रॉपर्टी को सस्ते में खरीद के महंगे पे बेचते हो और आप कैपिटल गेन कमाते हो, वो भी टैक्सेबल नेचर का है। लेकिन अगर कोलकाता, जो कि इंडिया में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल इंडिया में, तो उस इनकम पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। कि सर एग्रीकल्चर इनकम पे, मोटे तौर पे नियम ये समझिए कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। एक बैकडोर होता है या एक दूसरा रास्ता होता है, उससे एग्रीकल्चर इनकम पे किसी तरह से टैक्स लग जाता है, पर मोटे तौर पे प्राइमा फेसी नियम है, धारा 10(1) ये कहती है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो इनमें से आपको चुनना पड़े तो आप ए चुनिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन कहता है धारा 80(dd) के अंतर्गत निःशक्तता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है। तो आराम से देखिए, इतना आसान क्वेश्चन है, केवल अब आपको पता बस क्या होना चाहिए कि 80(dd) किसको मिलती है। तो अगर ये कोई व्यक्ति है ना, ये कोई एसएससी है, इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इंडिविजुअल है, अगर इस पे कोई इसका परिवारजन डिपेंडेंट है, पहली बात तो वो परिवारजन डिसेबल है, उसके अंदर कोई अपंगता है, हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी है, और उसकी वजह से वो हमारे एसएससी, मान लीजिए हम कैलाश के लिए टैक्स असेसमेंट कर रहे हैं और कैलाश का मान लीजिए पुत्र है और वो फिजिकली चैलेंज्ड है, जिसको हम दिव्यांगजन बोलते हैं, वो है, तो अब क्या होगा, उस बच्चे के खाने पीने पे, उस बच्चे के इंश्योरेंस पे, उस बच्चे के मेडिकल पे खर्चा हो रहा होगा। तो कटौती कितनी मिलेगी, जितना खर्चा हो रहा है। सपोज कीजिए कैलाश का उस साल में 45,000 रुपये खर्च हुआ अपने बच्चे पे, तो क्या 45,000 की कटौती मिलेगी, क्या 50,000 की कटौती मिलेगी, क्या कटौती नहीं मिलेगी, या कटौती 75,000 की मिलेगी। तो आंसर ये है कि कटौती 75,000 रुपये की मिलेगी। इसे आप डायरेक्ट डिडक्शन के नाम से याद कर सकते हैं। 80(dd) का कोई फुल फॉर्म कोई डायरेक्ट डिडक्शन नहीं होता, ना ही इस 80(dd) का फुल फॉर्म डिसेबल डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये चांस की बात है कि इस धारा का नाम ऐसा है कि याद हो जाता है, क्योंकि ये कटौती डिसेबल डिपेंडेंट होने के केस में मिलती है और इसमें डायरेक्ट डिडक्शन मिलती है, चाहे आपका खर्चा 75,000 से ज़्यादा हो चाहे कम हो, कटौती फिक्स 75,000 की है। कुछ मामलों में कटौती 1.25 लाख तक की भी होती है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि कब 80(dd) में आपकी कटौती 1.25 लाख रुपए की होगी। अभी के लिए 75,000 समाचार है, ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा MCQ का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस MCQ क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड MCQ मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और UGC नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 MCQ का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल असेट्स। सामने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 1.5 लाख, 75%, 25%, 5,000, 30%। तो जो अमूर्त संपत्तियां होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं उन पे 25% डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो इंटेंजिबल असेट्स का जो डेप्रिसिएशन रेट है वो है 25%। आपका 1 जाके सी के साथ मैच हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद कहता है टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर एलएलपी। एलएलपी का मतलब आप जानते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी का जो टैक्सेशन होता है या टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो फर्म्स की तरह होता है और फर्मों पर 30% टैक्स लगाया जाता है। फर्म कितना भी कमाए, जितना भी कमाएगी उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो एलएलपी पे भी टैक्स की दर 30% होती है, तो दो के साथ ई मैच होगा। उसके बाद मॉनेटरी लिमिट ऑफ डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको अगर मनोरंजन भत्ता मिलता है तो उन पर 5,000 रुपये तक की कटौती होती है, 5,000 तक की कटौती मिलती है। तो ये इसका आंसर इसके साथ जाके डी सेट हो जाएगा, 3 के साथ डी आएगा। उसके बाद है -% ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बिफोर 15 दिसंबर। आपको पता है कि एडवांस टैक्स हमें 4 किस्तों में जमा कराना होता है। पहली किस्त 15 जून तक होती है, फिर 15 सितंबर तक होती है, फिर 15 दिसंबर तक होती है और फिर 15 मार्च तक होती है। और पहली किस्त में आपको 15%, 2 किस्तें होते होते 45% और तीसरी किस्त आते आते आपको 75% एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। तो 15 दिसंबर तक आपको 75% टैक्स जमा कराना होता है। 4 जाके बी के साथ मैच होगा। उसके बाद है धारा 80C, बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है 80C, जहाँ से डिडक्शन स्टार्ट होती है। उसमें आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की कटौती मिलती है। तो इसका आंसर 1.5 लाख रुपए होने लगेगा, तो 5 का आंसर ए आएगा। आपको ये सारे एग्ज़ाम में नहीं आते। सपोज़ कीजिए मुझे एग्ज़ाम हॉल में के अंदर बस पहले का पता था कि पहले का आंसर सी होगा, तो पहले का सी इसमें था, इसमें था, इसमें था, तो कम से कम ये ऑप्शन कट गया। फिर मुझे मान लो दूसरे का ई पता है, तो दूसरे का ई इधर है, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया था। दूसरे का ई यहाँ पे भी है, तो अभी 2 रेस में बने हुए हैं, ए और डी रेस में बने हुए हैं। फिर मान लो मुझे तीसरे का डी पता है, तीसरे का डी यहाँ पे भी है और यहाँ पे गलत आ गया है, तो अब ये भी कट गया है। कुल मिला के आप पाएंगे कि ए ही आपका आंसर है। ए के अंदर जो सारे पॉइंट्स हैं वो सिस्टमेटिकली जमे हुए हैं, बाकी में गड़बड़ है। ठीक है। ये वीडियो इनकम टैक्स की जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आपका कोई साथी है तो आप उसके साथ शेयर करना चाहें तो डेफिनेट शेयर कीजिएगा। फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एडवांस टैक्स नहीं चुकाता है या कम चुकाता है तो इंटरेस्ट देना होगा 234A के तहत, इंटरेस्ट देना होगा 234B के तहत, इंटरेस्ट देना होगा 234C के तहत, या इंटरेस्ट देना होगा इन तीनों धाराओं में। कहता है कि जो व्यक्ति अग्रिम कर का भुगतान नहीं करेगा या कम भुगतान करेगा वो कौन सी धारा के तहत टैक्स भरेगा। तो देखिए, अगर आप रिटर्न देर से फाइल करते हैं, आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए लेकिन अगर आप उसमें देरी करते हैं तो 234A के तहत आपके ऊपर ब्याज लगेगा। कितना लगेगा कमेंट में बताइएगा। कब तक रिटर्न फाइल करनी होती है ये भी बताइएगा। आप साथ साथ पढ़िए। देखिए, आप ये समझिएगा कि मैं आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। फिर आप उस हिस्से को पढ़िएगा। अगर आपका वो हिस्सा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, इसका मतलब मान लीजिए नहीं आ रहा, तो आप ये मानिए कि आपका एडवांस टैक्स वाला चैप्टर क्लियर नहीं है, तो अब आपको एडवांस टैक्स वाला चैप्टर पढ़ना है। तो यही मकसद है कि मैं उस जगह के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपका एरिया वीक है। खैर, रिटर्न फाइल नहीं करने वालों पे या देर से फाइल करने वालों पे 234A के तहत ब्याज लगता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और था। एडवांस टैक्स ना चुकाने वालों पर 234B के तहत टैक्स लगता है। आपका जितना टैक्स फाइनल होता है, जो भी आपका टैक्स असेस्ड है, उसका 90% कम से कम उसका 90% आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। यानी अगर आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए टैक्स बनता है तो कम से कम 90,000 रुपये आपका एडवांस टैक्स के नाम पे जमा हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको धारा 234B के तहत ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है मिस्टर एक्स अ रेजिडेंट इंडियन विंस ₹10,000 इन अ लॉटरी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। मिस्टर एक्स हैं जो एक भारतीय निवासी हैं, वो लॉटरी में 10,000 का इनाम जीतते हैं। लॉटरी सभी स्टेट्स में नहीं चलती, पर कुछ स्टेट्स में लॉटरी चलती है क्योंकि लॉटरी इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट। तो अगर आपने लॉटरी में, आपको पता है ना, आप कोई नंबर लेते हैं, वो नंबर खुल गया तो आपको 10,000 की लॉटरी मिली, तो आप क्वेश्चन ये है कि टैक्स कटेगा 194B धारा के तहत कटेगा और 30% कटेगा। बी ऑप्शन कहता है कि टैक्स कटेगा 194B के तहत कटेगा और 30.9% कटेगा। ठीक है, इस 30.9 की जगह मैं इसको 31.2% कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन है 31.2%, क्योंकि 30% और प्लस 4% आपका होता है
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 30 का 4% आप निकालेंगे ना तो 1.2 बन जाएगा। तो ऐसे करके लाइक आपका 31.2 ऑप्शन आएगा इसकी जगह। पहले का भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 3% होता था, अब तो खैर 4% हो गया है। वेल ये कह रहा है कि नहीं टैक्स तो कटेगा ही नहीं, TDS कटेगा ही नहीं। और चौथा कहता है इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए आपने ना लॉटरी में 10,000 का इनाम जीता है, इसीलिए आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। कि सर ये क्या बात हुई? अगर आपने 10,000 से बड़ा इनाम जीता होता, सपोज कीजिए आपने मान लीजिए 15,000 की लॉटरी जीती होती, तो आपका 30% टैक्स कटता, तब आपका ए ऑप्शन सही होता। इससे दो बातें सीखने को मिली। पहली कि TDS में जब भी आप याद रखें बहुत सारी धाराएं हैं TDS की, और TDS का क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ बच्चा नहीं देख के आता, ये बच्चे का वीक एरिया होता है, तो आपको तैयार करके जाना है। 10,000 रुपये मॉनिटरी लिमिट है कि अगर आपने 10,000 तक का इनाम जीता लॉटरी में तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। इसका मतलब पूरे 10,000 आपको मिल जाएंगे। वेल बाय द वे अगर आपने 15,000 का लॉटरी इनाम जीता होता तो गवर्नमेंट आपके 4500 रुपये टैक्स के नाम पे काटती और आपको 10,500 रुपये मिलते। तब इस 10,500 को अपन बोलते हैं नेट रिसिप्ट, जो आपको हाथ में मिलता है उसको बोलते हैं नेट रिसिप्ट, और इस 15,000 को अपन बोलते हैं ग्रॉस रिसिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। अभी के लिए समाचार ये है कि 10,000 रुपये तक नो TDS ऑन लॉटरी। इसमें एक बात और है जो ये भी आपको याद रखनी है, लॉटरी पे TDS की जो धारा है उसका नाम है 194B, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए वेल अगला क्वेश्चन कहता है वेल ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको देख के डर लगेगा, मैं एक बार देख देता हूँ ना। चलिए हिंदी में पढ़ लेंगे खाली इसको। धारा 80 के अनुसार धारा 139(3) के प्रावधानों के अनुसार दायर रिटर्न के अनुपालन में निर्धारित नहीं किए गए किसी भी हानि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसके अपवाद हैं। कि सर क्या लिखा है? देखो जनरली रूल क्या है, जनरली कि अगर आपका कोई नुकसान है, अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, उस नुकसान को आप आगे आने वाले वर्षों में सेट ऑफ करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कि सर वापस बताओ, अगर मान लीजिए आपको प्रीवियस ईयर 23-24 में कोई नुकसान हुआ, आपके पास कोई भी इनकम नहीं है, तो आप उसका सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, तो ये लॉस आगे जाएगा। ठीक है, ये लॉस आगे जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो जनरली रूल, में दोहरा रहा हूँ बात को, जनरली रूल ये है कि किसी लॉस को आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब आपने उसके लिए रिटर्न फाइल की हो। ये बात कहाँ लिखी है? ये बात धारा 80 में लिखी है, और यहाँ बताया गया है कि 139(3) के अंदर जो समय अवधि बताई गई है उस समय अवधि के भीतर आपको रिटर्न फाइल करना होगा अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो। लेकिन इस रूल में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि कुछ नुकसान ऐसे भी हैं जिनको आप बिना रिटर्न फाइल किए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो एक तो होता है HP लॉस और एक होता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो आपको ये दो मदें याद रखनी है। ये दो आइटमें ऐसी हैं जिन दोनों को आप बिना रिटर्न फाइल किए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसमें आप पहला ऑप्शन इसने दिया था स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस को, देखिए इनको अपन बिना रिटर्न कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैपिटल गेन को अपन बिना रिटर्न फाइल किए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी से जो नुकसान होता है, जिसको अपन मकान संपत्ति बोलते हैं, मकान संपत्ति से जो नुकसान होता है और अनअवशोषित मूल्यह्रास यानी जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन से लॉस होता है, दीज टू आर द एक्सेप्शनल पॉइंट्स एंड कैन बी कैरी फॉरवर्डेड विदाउट फाइलिंग अ रिटर्न। तो इसका आंसर सी रहने लगेगा, इसका आंसर सी होगा। टफ क्वेश्चन था, तो सिंपल टफ हर तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। अगर मैं आपको सही बताऊं तो जैसे मैंने कहा कि जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई UGC नेट के लिए जा रहा है तो वहाँ इनकम टैक्स के क्वेश्चन आते हैं 4 या 5, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। वेल कई स्टेट्स में अकाउंट्स ऑफिसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स आता है तो वहाँ इंपॉर्टेंट है। और कई बार जो ग्रेजुएशन क्लासेस होती है वहाँ पे भी आपको ये पढ़ा हुआ रहेगा तो काम आएगा। ठीक है, बाकी ज्ञान तो हर जगह काम आता है। एक और टफ क्वेश्चन आ रहा है, सेक्शन 70 इनेबल्स सेट ऑफ लॉसेस under one source of income against income from any other source under the same head, the exception of this section are। तो ये एक और बहुत ही टफ क्वेश्चन है। आपको लगेगा सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही थक जाएंगे, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको नियम बताता हूँ। देखो धारा 70 जो है वो कहती है कि इंटर सोर्स
एडजस्टमेंट, देर आर टू वर्ड्स, वहाँ दो वर्ड हैं। एक तो होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट और एक होता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, यूँ समझिए कि अगर मान लीजिए कि मुझे कपड़े की दुकान से नुकसान हुआ, ठीक है, कपड़े की दुकान मैंने चलाई और मुझे नुकसान हुआ, और मेरा एक जूते का बिज़नेस है, उस जूते के बिज़नेस से मुझे प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि मैं कपड़े के नुकसान की भरपाई जूते के नुकसान के हुए लाभ से कर सकता हूँ। यहाँ मान लीजिए मेरा 10,000 माइनस है, यहाँ मेरा 50,000 प्लस है, तो ओवरऑल मेरा बिजनेस का रिजल्ट 40,000 प्लस कहलाएगा। ओके, ठीक है। वेल, अगर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, तो मान लीजिए ए चीज़ में मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ और बी चीज़ में मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो मैं इसका सेट ऑफ इसके साथ कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकता हूँ। लेकिन अब आपको याद रखना है कि एक वर्ड है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एक तो आप इसको याद रख लो। एक है स्पेकुलेशन लॉस, एक है बिजनेस ऑफ मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये, और एक होता है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। ये 4 आइटम है। ये 4 आइटमों का आप आपस में इंटर सोर्स एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यानी मेरा ऑप्शन मैं आपको बी बता रहा हूँ कि अगर आपको दीर्घकालीन पूंजीगत हानि हुई है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपको स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस हुआ है, तो आप इसको नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ निर्दिष्ट बिजनेस होते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, उसमें अगर नुकसान हुआ है, तो आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। और अगर आपने रेस हॉर्सेस जो होते हैं, जो हॉर्सेस रेस में दौड़ते हैं, अगर आप उनको मेंटेन करते हैं, उसका बिजनेस है आपका, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको नुकसान होता है, तो आप अदर सोर्स की किसी और इनकम से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये 4 लॉसेस ऐसे हैं जिनको आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है, और नेक्स्ट ईयर में इन्हीं मदों में, इन्हीं सोर्सेज में आपको अगर इनकम होगी तभी आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ, ये 4 लॉसेस को आप आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते, आजू बाजू इंटर हेड भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। इनको आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा, और अगले साल इन इनकम्स में या इन सोर्सेज में अगर आपको प्रॉफिट हो, तो ही आप उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए, दोनों वाज टफ वन। मैंने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, आप स्क्रीन पॉज करके सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, पर मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही है, आप उसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, कुल आय को निकटतम डैश 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 तक राउंड ऑफ किया जाना है और कर को निकटतम डैश डैश तक राउंड ऑफ किया जाता है। वेल, अगर मान लो कि किसी की इनकम आई 8,16,878 रुपये, तो आप क्या करेंगे? आप इसे ले जाएंगे 8,16,880, या आप इसे ले जाएंगे 8,16,900। अगर आप 78 को 80 में बदल रहे हैं, तो आप एक 10 रुपये का राउंड ऑफ कर रहे हैं, और अगर आप 878 को 900 रुपये माने बैठे हैं, तो आप 100 रुपये का राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इनकम को नियरेस्ट 10 रुपये में राउंड ऑफ किया जाता है, और टैक्स को भी नियरेस्ट 10 रुपये में राउंड ऑफ किया जाता है। यस, आई एम वेरी क्लियर, 10-10 रुपये का ही राउंड ऑफ होता है, पैसे को छोड़ दिया जाता है। नियम ये होता है कि पहले अगर कोई पैसे आ रहे हैं, तो आप पैसे को छोड़ दो, और फिर जो आपको राउंड ऑफ करना है वो आपको वही कि 5 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा हो तो आगे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं, 5 रुपये से कम हो तो पीछे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन राउंड ऑफ आपको 10-10 रुपये का ही करना है। टीआई, टोटल इनकम को भी 10 रुपये में राउंड ऑफ करते हैं, और जो टैक्स पेबल बनता है उसको भी 10 रुपये में राउंड ऑफ करते हैं। तो इसका सी आंसर रहने वाला है 10-10। आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी देखिए ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन arising on the transfer of listed equity share through the recognized stock exchange are chargeable to tax at the rate। वैसे ही डायरेक्ट मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन में ऑप्शन ना दूं, तो आप क्या डायरेक्ट कर पाते? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास इक्विटी शेयर थे, ठीक है, कौन से शेयर? लिस्टेड इक्विटी शेयर। लिस्टेड इक्विटी शेयर का मतलब होता है लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर्स अगर आपके पास थे, और अगर आपने उनको स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचा है,
यानी अगर आपने उनको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाते हुए बेचा है, और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो ये 15% की रेट से टैक्सेबल होगा। इसके लिए 111A सेक्शन है। ये कब लागू होती है, पूरे नियम वापस बोलता हूँ। अगर हमारे पास लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर हैं, हमने उनको स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाते हुए बेचा है, और अगर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 15% की रेट से आपको टैक्स चुकाना होगा। 15% इसका आंसर रहेगा, बी इसका आंसर रहेगा। इसकी धारा याद रख लेगा, 111A। इसे मैं स्पेशल STCG पुकारूंगा कभी कभी समझाते समय। वेल, अगला क्वेश्चन है, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया इज चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ। अगर कोई व्यक्ति भारत में रहने वाला है, यानी कोई निवासी व्यक्ति है, अगर भारत में कोई पेटेंट विकसित किया जाता है और भारत में ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, और वो व्यक्ति रॉयल्टी के माध्यम से इनकम कमाता है, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई आविष्कार किया, उस आविष्कार का उसने पेटेंट राइट ले लिया, फिर वो पेटेंट राइट किसी को दे दिया, वहाँ से रॉयल्टी आने लग गई, तो ये जो रॉयल्टी की इनकम है वो उस निवासी व्यक्ति के लिए स्पेशली 10% की रेट से टैक्सेबल होगी। जी हाँ, आपको इसमें भी याद रखना है 10% टैक्स लगेगा उन दैट। ये पूरा कंडीशन पूरी होनी चाहिए, निवासी व्यक्ति होना चाहिए, पेटेंट भारत में विकसित होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन भी भारत में होना चाहिए, तब उस रॉयल्टी रिसीवर व्यक्ति पर 10% की स्पेशल रेट से या कहें कंसेशनल रेट से टैक्स लगेगा। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है, फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी द मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल इनकम लायबल फॉर सरचार्ज एंड द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल देयर इन। कहता है, अच्छा अपने को ये पता है कि जो हाई पेइंग टैक्स पेयर्स हैं, जो ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति हैं, उन पे टैक्स तो लगता ही लगता है, उन पे सरचार्ज भी लगता है, इंडिविजुअल्स के लिए नियम है ही। उसी तरह जो कंपनीज होती हैं, या तो वो डोमेस्टिक कंपनी होती है या फॉरेन कंपनी होती हैं, उन पे भी सरचार्ज लगता है। तो 1 करोड़ 7%, 10 करोड़ 12%, और फॉरेन के अंदर इस 7 को आप तोड़ दो, 2% 5%, 1 करोड़ तक 2% और 10 करोड़ हो तो 5%। तो क्या नियम बनाना चाहते हो कि डोमेस्टिक कंपनी की अगर टोटल इनकम 1 करोड़ को टच कर जाती है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो फिर उसके ऊपर 7% सरचार्ज लगेगा। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि एक घरेलू कंपनी जो है वो सरचार्ज के लिए कितनी आय होने पर उत्तरदायी होगी। तो 1 करोड़ अगर उसकी इनकम टच कर गई तो फिर वो 7% की रेट से देगी सरचार्ज। पहले ऑप्शन में 10 करोड़ 7% आया, गलत है। 1 करोड़ 7% बिल्कुल सही है। 1 करोड़ 12% गलत है। और 10 करोड़ और 12% का नियम भी होता है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 10 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो फिर वो 12% सरचार्ज देती है, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा, बताइए कितनी राशि न्यूनतम होने पर, यानी अगर मान लीजिए कोई डोमेस्टिक कंपनी है वो 70 लाख रुपए कमाती है, तो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी बोल दो थोड़ी देर के लिए, अगर कोई इंडियन कंपनी 70 लाख रुपए कमाती है तो उसको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आपको ये इसका बी आंसर याद करना है। और जो फॉरेन कंपनी है वो 1 करोड़ रुपए की आय को क्रॉस कर लेने पर 2% सरचार्ज देती है, और 10 करोड़ की आय, फिर 1 करोड़ से लेकर 9 करोड़ 90 लाख 99 लाख तक वो 2% ही देती है। अगर उसकी इनकम 10 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो फिर उसका जितना टैक्स बनता है उसमें 5% वो सरचार्ज देती है। तो ये चारों दरें आपको याद रखनी है, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 7%, 12%, 2%, 5%। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है, द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज। आयकर कानून का मूल स्रोत क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस इशूड बाय CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, या चौथा सोर्स है जजमेंट ऑफ कोर्ट। तो बेसिकली आप ये जो इनकम टैक्स लगाया करते हो इसका मूल सोर्स ये है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि भारत में 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। जी हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, लेकिन ये पूरे भारत में 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। और आपके जो इनकम टैक्स के बेसिक नियम आते हैं वो यहीं से आते हैं। हालांकि जो टैक्स की दरें हैं वो हर साल का जो फाइनेंस एक्ट होता है वहाँ से आया करती है। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो CBDT नोटिफिकेशन दे देता है
इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट्स देते हैं, वहाँ से भी निर्णय आते हैं, लेकिन जो मूल सोर्स है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। तो ए इसका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है लैंड और बिल्डिंग वुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ओनली इफ इट इज। कहता है भूमि और भवन को हम दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति कब मानेंगे। आपको ये पता है कि अगर लॉन्ग टर्म असेट्स है तो जो रिजल्ट होगा उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है तो उसके नतीजे को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या है, देखिए जनरली क्या होता है, जनरली आपको किसी भी संपत्ति को 36 महीने से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करना पड़ता है, तब जाके वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बनती है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में 36 महीने का रूल नहीं है, वहाँ पे अब 24 महीने यानी 2 साल से ज़्यादा, 2 साल मत याद रखना, 2 साल से ज़्यादा आपको उसे रखना पड़ेगा। पहले 2017 से पहले वहाँ पे भी 3 साल का ही नियम था, लेकिन अब लैंड एंड बिल्डिंग और एक होता है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इनके संबंध में 2 साल का नियम है। तो अगर किसी लैंड एंड बिल्डिंग को हमने ट्रांसफ़र से पहले 24 महीने से ज़्यादा अपने पास रखा है तो फिर इसका आंसर ये है। वैसे इसमें 12, 24, 30 और 36 महीने ऑप्शन दिया है, आपका मन इसको देख के डोल सकता है। जनरली 36 महीने का ही नियम होता है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के मामले में 24 महीने से ज़्यादा होल्ड कर लेने पे उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कहा जाएगा और फिर रिजल्ट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। मैं तो आपको हर क्वेश्चन में रिक्वेस्ट करूँगा, आप खुद ही आप उसको स्क्रीन पॉज कर लिया कीजिए करो और खुद ही सॉल्व किया करो। ये कहता है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स वुड बी। अगर कोई असेट्स डेप्रिसिएबल नेचर की है तो मैं आपको अभी बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, तो मशीन क्या होती है, डेप्रिसिएबल नेचर की होती है, व्यापार में काम आती है, वो डेप्रिसिएबल होती है। अब अगर मान लीजिए आपने मशीन को 4 साल होल्ड किया, तो अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो आपको क्या लगेगा, 4 साल होल्ड कर लिया, 48 महीने हो गए, 36 महीने से ज़्यादा हो गए, अब तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। नो नो नेवर। डेप्रिसिएबल असेट्स के केसेस में आपका जो भी नतीजा रहेगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म नतीजा रहेगा। अगर आपने मान लो इस मशीन को निपटाया और आपको किसी तरह का प्रॉफिट मान लो हुआ, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। नुकसान हुआ तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा, भले ही आपने असेट्स को कितने ही समय तक रखा हो। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि डेप्रिसिएबल असेट्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अगर हमने उसे 36 महीने रख लिया, तो ये कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अगर हमने उसे 24 महीने से ज़्यादा रख लिया। तो थर्ड कहता है कि नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अगर हमने उसे 12 महीने के लिए रख लिया। तो मैं कह रहा हूँ आंसर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमें इस मामले में हमेशा अल्प अवधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें हमेशा अल्प अवधि पूंजीगत लाभ होगा चाहे हमने उसे कितने ही समय के लिए होल्ड किया हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी आपको 2-3 स्टेटमेंट देगा, आपको पहले इनको सुनना है। पहले स्टेटमेंट लिखा है कि नर्सरी में उगाए गए पौधे या रोपण से प्राप्त होने वाली कोई भी आय कृषि आय है और धारा 10(1) के तहत कर से मुक्त है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़ा करो, आदत बना लो जल्दी जल्दी पढ़ने की, दोनों में पढ़ने की, क्योंकि कई बार हिंदी इतनी खतरनाक आती है कि आपसे संभाली नहीं जाएगी, और कई बार इंग्लिश इतनी खतरनाक आती है कि आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ जाएगी। कहता है एनी इनकम, क्योंकि मैं आपको बताऊँ यूजीसी नेट वाले इंग्लिश जो देते हैं ना वो गंदी इंग्लिश देते हैं, मतलब वो गूगल इंग्लिश टेप देते हैं, वो समझ नहीं आती। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले मान लीजिए सर हैं, उन्होंने इंग्लिश बुक से क्वेश्चन उठाया, वो इसकी गूगल हिंदी करेंगे तो पता नहीं गूगल हिंदी अंटशंट होती है। मैं काफ़ी फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हम जो ट्रांसलेट करते हैं उसमें भले हम ट्रांसलेट गूगल हिंदी की मदद से करते हैं, लेकिन फिर वर्ड्स को हम कोशिश करके सही करते हैं जो आम बोलचाल में समझ में आते हों। खैर, एनी इनकम ड्राइड फ्रॉम द सैपलिंग और सीडिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी। अगर आपने नर्सरी में पौधे उगाए, उनको बेचा, तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। हाँ, ये बात सही है, ये बात जो लिखा है ये सही लिखा है। एक चाय कंपनी में रखे गए शेयरों से प्राप्त लाभांश का 60% भाग कृषि आय की धारा 10(1) के तहत कर से मुक्त होगा, गलत है। अगर मान लीजिए मेरे पास, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मेरे पास शेयर हैं किसी टी कंपनी के और फिर मुझे डिविडेंड मिला, तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें, जैसे चाय कंपनियों के लिए रूल होता है कि 60% इनकम को एग्रीकल्चर मान लेते हैं, 40% को टैक्सेबल बिजनेस इनकम मान लेते हैं,
लेकिन जो डिविडेंड प्राप्त करने वाला है, मुझे अगर डिविडेंड मिलेगा तो वो अदर सोर्स में जाएगा, पूरा टैक्सेबल होगा, यानी डिविडेंड एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। तो ये जो लिखा है ये गलत लिखा है। 50 वर्ष की आयु के निर्धारित की आयकर देयता की गणना करते समय कृषि आय को कुल आय में तभी जोड़ा जाना आवश्यक है जबकि गत वर्ष के लिए शुद्ध कृषि आय 5,000 से अधिक हो और कुल आय शुद्ध कृषि आय को जोड़े बगैर 2.5 लाख से ज़्यादा हो। ये बात सही लिखी है। मतलब एग्रीकल्चर इनकम जनरली एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसका समायोजन करना पड़ सकता है, 2 दशाओं में समायोजन करना पड़ता है। कृषि आय 5,000 से ज़्यादा हो और जिस बंदे में समायोजन किया जाना है उसकी अदर टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो। ये दोनों बातें पूरी होने पर उस व्यक्ति की आय में एग्रीकल्चर इनकम का समायोजन किया जाता है। ये जो लिखा है ये बात सही लिखी है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। मैं नहीं कह सकता कि सारे स्टेटमेंट सही है। इन्होंने कहा कि पहला और दूसरा सही है, नहीं। दूसरा तीसरा सही है, नहीं। पहला तीसरा सही है, हाँ। ये कह रहा है सारे सही है, नहीं। तो इसका आंसर सी होगा कि इसके अंदर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नर्सरी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम होती है और कृषि आय के 5,000 से ज़्यादा होने पर और उस व्यक्ति की टीआई टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होने पर कृषि आय का स्पेशल एडजस्टमेंट किया जाता है, एग्रीगेशन किया जाता है। अब 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। मिस्टर राघव हैज़ 3 हाउसेज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर असेसमेंट ईयर। ये थोड़ा पुराना छप गया है, इसे सही कर लीजिए। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किस्मत का धनी व्यक्ति है और उसके पास 3 मकान हैं तो 2 मकानों को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकता है खुद की मर्जी से, और 1 मकान को डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। किसा समझ नहीं आया। अगर किसी व्यक्ति के पास 3 मकान हैं, तीनों मकानों को वो रहने में इस्तेमाल करता है, तो 2 मकानों को तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड घोषित कर सकता है खुद की मर्जी से, जिनको वो चाहे। वो मकान पे हाथ रख के बोलेगा सर ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डन। ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डन। पर तीसरे को, भले तीसरा भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पर टैक्स के पर्पज से माना जाएगा कि उसे किराए पे उठाया गया है। तो आप इसके सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। पहले ऑप्शन में लिखा है कि राघव के विकल्प पे एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, गलत लिखा है। सेकंड में लिखा है राघव के विकल्प पे 2 मकानों को, ये सही है कि 2 मकानों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और बाकी के 1 मकान से किराया नहीं आता है, पर कानून ये मानता है कि आप किराया कमा रहे हो और उसे लेट आउट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें जो टैक्स अथॉरिटी होता है, असेसिंग ऑफिसर होता है, उसकी चॉइस नहीं चलती है, क्योंकि वो तो शायद गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से गणित लगाएगा। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स एसएससी को पावर देता है कि एसएससी अपनी चॉइस से, अपने बेनिफिट को देखते हुए डिक्लेयर कर सकता है विच वन इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड विच वन इज़। पहले तो एक ही था, पहले तो 1 मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था और बाकी को लेट आउट मानना पड़ता था, लेकिन अभी रिलैक्सेशन देते हुए 2 मकानों तक को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है, बाकी को डीम्ड लेट आउट माना जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा पेपर रहा। द WDV ऑफ अ ब्लॉक plant machinery rate of depreciation as on April 23 is 3,20,000. A second hand machine costing 50,000 was acquired on September through account paid check but put to use on 1st of November. During January 24, part of the block was sold for 2 lakh. The depreciation for the AY 24-25 would be. मैं ऑप्शन पढ़े बगैर आपको मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। देखिए, जब आपका वर्ष शुरू हुआ तब आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी था और वो प्लांट एंड मशीनरी 3,20,000 रुपये था। ये आपकी स्टार्टिंग WDV थी। प्लस आपने इस साल अगर कोई परचेज़ की जिसको अक्वायर करना बोलते हैं तो उसे जोड़ देंगे। आपने एक संपत्ति को अक्वायर किया, आपने 50,000 की एक सेकेंड हैंड मशीन को अक्वायर किया, तो आपका टोटल हो गया 3,70,000 रुपये। याद रखिएगा, ये वाली संपत्ति आपने 1 सितंबर को ख़रीदी थी, लेकिन 1 सितंबर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पुट टू यूज़ आपने उसे प्रयोग में नवंबर से लिया है, तो आपके लिए यही डेट मैटर करती है। खैर, इस प्लांट में से आपने कुछ प्लांट को बेच दिया। वो कितने का था वो हमें नहीं पता, पर पता होता भी तो हम उसे इग्नोर करते, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य लेना होता है। मान लो जिस प्लांट को अपन ने बेचा वो 1.5 लाख का था, मान लो, लेकिन हमने उसे 2 लाख में बेचा, तो आपको यहाँ से 2 लाख घटाना होगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, जो होशियार बच्चे हैं उनको बता दूँ, इनकम टैक्स में चीज़ें अलग चलती हैं, अकाउंट्स में चीज़ें अलग चलती हैं। अकाउंट्स में हम जिस चीज़ को बेचते हैं उसको हटाते हैं,
इनकम टैक्स में हम उसे जिस वैल्यू पे बेचते हैं उस सेलिंग प्राइस को हटाते हैं। तो अब आपके पास ब्लॉक बचेगा 1,70,000 का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके पास आज के तारीख में वर्ष के अंत में 1,70,000 का ब्लॉक बचा है। इसमें आपको करना है ओल्ड और न्यू। इसमें से 50,000 का आपके पास न्यू प्लांट है और बाकी 1,20,000 रुपये आपके पास ओल्ड प्लांट है। इस ओल्ड प्लांट पे आपको 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक में आता है। और ये जो नया वाला प्लांट है उस पर आपको 7.5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी आधी रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। अगेन यहाँ पे अकाउंट्स और इनकम टैक्स में फ़र्क होता है। अकाउंट्स में अगर चीज़ को हमने नवंबर में यूज़ किया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च शायद 5 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स में 5 महीना नहीं होता है। इनकम टैक्स में फुल प्लेट होता है या हाफ प्लेट होता है। जैसे खाना खाने जाते हैं ना, तो सब्जी मंगाते हैं तो फुल प्लेट आती है या हाफ प्लेट आती है। तो इनकम टैक्स या तो फुल रेट से लगेगा या हाफ रेट से लगेगा। अगर आपके 180 दिन पूरे नहीं होते, 180 डेज पूरे नहीं होते, तो आपकी हाफ रेट लगती है। तो आप गिनेंगे तो 5 महीने होंगे तो करीबन 153 दिन होंगे, तो आपका आधी रेट्स लगेगा। वेल फाइनली इस 1,20,000 रुपये पे 18,000 डेप्रिसिएशन लगेगा और इस 50,000 पे गिनने जाओगे तो 3,750 रुपये लगेगा। कुल मिला के 21,750 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, मैं बता दूं वापस। मैंने इस 1,20,000 रुपये पर 15% डेप्रिसिएशन लगाया है विच इज़ 18,000, और इस 50,000 रुपये पे मैंने 3,750 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया है। दोनों का मिला के हो गया है 21,750। वैसे ऑप्शन थे, ए ऑप्शन यही था, बी ऑप्शन में था 25,500, सी ऑप्शन में था 21,125, डी ऑप्शन में 12,750। मैं आपको बोर नहीं करूं पर मैं जल्दी जल्दी बातें बताऊं तो इस अकेले क्वेश्चन में 5 MCQ आपके बनते हैं। पहली बात है कि इनकम टैक्स में हास की गणना ब्लॉक कंसेप्ट से होती है। उसमें संपत्तियों का ब्लॉक होता है, यानी अलग अलग मशीन का हिसाब नहीं करते, सारी मशीनों को एक ही जगह रखते हैं अगर उनका नेचर सेम है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है। दूसरी बात, प्लांट एंड मशीन पे हास की दर 15% होती है। तीसरी बात, अगर संपत्ति को खरीदा जाता है तो उसकी खरीदने की तिथि नहीं, उसे जब से हमने उपयोग में लिया, चाहे एक्टिव यूज़ किया चाहे पैसिव यूज़ किया, जब से हम उसे प्रयोग में लेना शुरू करते हैं वो वाली रेट मैटर करती है। लास्ट में जो संपत्ति बचती है उसमें से पहले नई संपत्ति को अलग करते हैं और फिर पुरानी संपत्ति को अलग करते हैं। नई संपत्ति पे चेक करते हैं, अगर 180 दिन उसके पूरे हो गए तो उस पर फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, नहीं तो फिर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। ये सब करके आपको पता लगेगा कि आपका, वो ये भी पूछ सकता था कि बताइए कि अब बुक वैल्यू क्या होगी, तो 1,70,000 रुपये ये बचा है आपका और 21,750 रुपया डेप्रिसिएशन हो जाता, तो बचा हुआ जो भी आ जाता लाइक 148,250 ये हो जाती WDV फॉर द नेक्स्ट ईयर। वो पूछ सकता था कि बताइए 1 अप्रैल 2024 की WDV क्या होगी, तो आपका आंसर होता 148,250, बट दे आस्क्ड अबाउट डेप्रिसिएशन फॉर द दिस ईयर। इसी चीज़ को हम बोलते हैं अलाउएबल डेप्रिसिएशन। ठीक है, बहुत सारी बातें अभी फिर बताता जाऊँगा तो आप थक से जाएंगे, पर चलिए हो गया है वीडियो। मैं इस तरह के और वीडियो इनकम टैक्स के ऊपर बनाता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिएगा कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो लगे। कुछ क्वेश्चनों मैंने पूछे थे उनका कमेंट में आंसर कीजिएगा। चलिए बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे।